ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, पार्टिसिपेंट्स, आई एम श्योर कि आप बिल्कुल ठीक हैं, सब खैरियत से हैं। हमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं जनरल साइंस में, जिस तरह से हमने जो है वो पहले ही फुर्सत में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, मून के बारे में कुछ डिटेल्स तो हमने ये देखा। तो अभी जो है हमें कुछ चीजें समझनी है अर्थ के बारे में, फैक्ट्स जो है वो टाइम एंड अगेन हमें इसके बारे में आ जाते हैं। तो अर्थ क्या है, अर्थ से रिलेटेड जो बाकी फैक्ट्स हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में अ, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा उसमें अर्थ साइंस होगा, कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ साइंस जो है वो इससे क्या मुराद है, किस तरह से जो है वो प्रोसीड फर्दर करेंगे। हम जो है वो डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स को, लेयर्स को, मेंटल क्या है, कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, इनर कोर क्या है, स्टेनोस्फेयर क्या है, और बाकी डिटेल्स को जो है वो देखने की भी कोशिश करेंगे। तो जी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मूव करेंगे और कोशिश करेंगे जी मूव ऑन करें बेसिक से होते हुए हम जो है वो आगे की तरफ जो है। तो नोटबुक पे चीजें सारी की सारी जो है वो नोट करते चले जाइएगा। और चलिए प्रोसीड करते हैं। अर्थ साइंस के बारे में हमारे पास जो है वो पहली जो ब्रांच है, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो एक ब्रांच है जिसको हम जानते हैं जियोलॉजी के बारे में। याद रखिएगा, बहुत दफा आपके पास जो है वो जियोलॉजी के बारे में चीजें आती हैं, और जियोलॉजी से मतलब ऐसी डिटेल में चीजें नहीं आती हैं। डेफिनेटली सरफेस, सतही लेवल पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि जियोलॉजी जब भी हम कहेंगे जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का मतलब है जी आपके पास जब ना आपने अर्थ की स्टडी करते हो, जब आप इसकी रॉक्स को स्टडी करते हो, प्लस इसके साथ साथ जब भी आपके पास इसमें कोई जो तब्दीलियां आती हैं, जो चेंजेस आती हैं इनके अंदर, जब उनको स्टडी करते हो वो जियोलॉजी कहलाती है। आपके पास जब बेसिक सा क्वेश्चन आता है तो किन किन चीजों को वो डील करता है, ये चीजें आप नहीं समझ पाते हैं तो ये आपको टफ टाइम देता है। हम इस आज ही के सेशन में, सर आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, क्या सबको मेरी आवाज कट के आ रही है? क्या सभी के साथ इशू है? वॉइस का इशू सबके साथ है तो मुझे बताइएगा, ताकि मरियम के अलावा मुझे किसी और को मैसेज नहीं नजर। अच्छा, उसामा के साथ नहीं है। मरियम, आई थिंक आपके इंटरनेट के कोई इशू है। जियोलॉजी हमने ये समझने की कोशिश की है कि स्टडी ऑफ अर्थ है, रॉक्स हैं, और चेंजेस जो अर्थ के साथ होती हैं उनकी स्टडीज के बारे में। जी, अगर एक भी स्टूडेंट को ठीक जा रही है तो इट मीन्स कि मेरी तरफ से इशू नहीं है। आप फिर अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर इंटरनेट। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जियोलॉजी की द वेरी डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजी इज डन। हमें ये पता चल गया जियोलॉजी क्या है। जियोलॉजी के साथ साथ जो है कुछ चीजें आपने जो है वो याद रखनी है, और वो चीजें आपने कभी नहीं भूलनी है। जब हमने अर्थ की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और चीजें भी समझ लीजिएगा। पहली चीज जो है वो मैं जो बताना चाहूंगा वो ये है जी, कि अर्थ का जो है वो रेडियस कितना है। ठीक है, अर्थ का रेडियस, बहुत दफा ये क्वेश्चन आता है। ये हमारे पास है 6378 किलोमीटर। ठीक है जी, कभी नहीं भूलेंगे। आप ये एमसीक्यू समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला पॉइंट जो है वो आपके पास अर्थ का रेडियस रहेगा, ये आपने याद करना। दूसरा जो है वो अर्थ का कितना इंक्लिनेशन है इक्वेटर पर। ठीक है, तो इक्वेटर पे जो अर्थ का इंक्लिनेशन है, हमने जब मैप्स को डिस्कस किया था, वो है जी 23.5। जियोलॉजी को डिस्कस किया, स्टडी ऑफ अर्थ है, स्टडी ऑफ अर्थ है, रॉक्स है, और चेंजेस जो है वो उसके मुतालिक हमने देखने की कोशिश की। तो हम क्या करेंगे इस सेशन में, वो तमाम चीजें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन तमाम को हम जो है वो समझने की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसका इंक्लिनेशन जो है वो अर्थ का इक्वेटर के ऊपर वो 23.5 है। और नंबर 3 पे आप याद रखेंगे इसके मैथ्स को।
अर्थ का जो मास होता है वो है जी 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 24। तो जी ये आपने जो है वो 3 फैक्ट्स यहाँ पे याद रखने हैं, और इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप याद रखेंगे। ठीक है, 3 चीजें याद रहेंगी। जियोलॉजी जो है वो स्टडी है अर्थ की, चट्टानों की, और जो उनके अंदर चेंजेस होती हैं उनके बारे में ये हमारे पास फैक्ट्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ब्रांच है जिसका हम जो है वो मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब ये मैं जरा क्लियर कर दूं ताकि पहली जो है वो चीजें नो सर क्लियर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, मेट्रोलॉजी से क्या मुराद है, ये ब्रांच क्या होती है, ये दूसरी हमारे पास ब्रांच है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मेट्रोलॉजी जो है वो डील करता है इन्वेस्टिगेशन को, ये बात कभी ना भूलिएगा। टाइम एंड अगेन जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं पेपर में, ये उन्हीं के मुतालिका चीजें जो है वो आपको याद करवाई जा रही हैं, कोशिश कीजिएगा कि समझिएगा। मेट्रोलॉजी जो है वो डील करता है इन्वेस्टिगेशन को। कौन सी इन्वेस्टिगेशन को? जो हमारी अर्थ है, इसके जो लोअर एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे वेदर प्रोड्यूस होता है, जो वेदर जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो जो चेंजेस हैं वहां पे जो पैदा होती हैं, उनकी स्टडीज को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपके पास जो है वो ये जो पिक्चर है इससे भी क्लियर होता है कि ये मेट्रोलॉजी नाम है इन्वेस्टिगेशन का। इस इन्वेस्टिगेशन का नाम है, ये उस इन्वेस्टिगेशन का नाम है जो कि अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हमारे पास वेदर फॉर्म होता है, जहाँ पे वेदर बनता है, वहां पे क्या होता है, कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, उसको जो स्टडी करता है वो मेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या मेट्रोलॉजी और जियोलॉजी दोनों की डेफिनेशंस आपको क्लियर है? इफ यस, राइट यस इन द चैट बॉक्स। मेट्रोलॉजी नाम है उस इन्वेस्टिगेशन का जिसने अर्थ के एटमॉस्फेयर के उस हिस्से को स्टडी करना होता है जहाँ पे आपका वेदर फॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। तो जी, इसके साथ साथ हमें एक और टर्म को जो है वो समझना है, वो हमारे पास है। जी जी, एक्सलेंट जी, माशाल्लाह, सभी को पता है। एक हमारे पास एक और टर्म है, और वो हमारे पास कहलाती है जी क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी और हमारे पास जो है क्या है जी, मेट्रोलॉजी तो हम वहां पे देखते हैं जहाँ पे लोअर एटमॉस्फेयर होता है। क्लाइमेटोलॉजी, जैसे कि आपको क्लाइमेट का पता है, किसी भी जगह का जो लॉन्गेस्ट, जो बड़ी देर तक टेम्परेचर रहता है, हम उसको क्या कहते हैं जी, वो हमारे पास क्लाइमेट कहलाता है। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी क्या है? जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जो कि ज्यादा देर तक रहता है, किसी भी जगह का वेदर है, जो क्लाइमेट को स्टडी करने वाला पर्सन है, कि इसके अंदर एनर्जी कैसे आती है, कैसे रिलीज होती है, उसको हम इस ब्रांच को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, एक ऐसी ब्रांच जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को स्टडी करती है, उसमें डील करती है, वो क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। इसके साथ साथ कुछ और बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। जैसा से ये एक पर्सन है, अभी आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ अंडर सी, कुछ ओशन के अंदर स्टडी करने की कोशिश करता है। हमारे पास साइंस की वो ब्रांच जिसमें ओशन और इसके मुतल्लिका जितनी भी चीजें हैं उनको स्टडी किया जाता है, वो ओशनोग्राफी कहलाती है। OCEANOGRAPHY, ओशनोग्राफी। ठीक है जी, और ओशनोग्राफी में हम जो है वो क्या करते हैं, ओशन से रिलेटेड चीजों को कवर करते हैं। जबकि इसके बाद हाइड्रोलॉजी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम जो है सिर्फ वाटर को, नॉर्मली फ्रेश वाटर को जो अर्थ के करीब है, उसको स्टडी करते हैं। मैं ये यहाँ पे लिख दूं ताकि आप लोग जो है वो नोट कर लें। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, उस वाटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि अर्थ के सरफेस के करीब होता है। ये दोनों डेफिनेशन, हाइड्रोलॉजी और ओशनोग्राफी, इंपॉर्टेंट है, इनको कभी ना भूलिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक तो थी बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें, यहाँ पर तक तो हमने इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर ली। हमने सेशन में अर्थ साइंस की बात की, जियोलॉजी की बात की, मेट्रोलॉजी की बात की, क्लाइमेटोलॉजी की, ओशनोग्राफी और हाइड्रोलॉजी, इनके ऊपर हमने बात। एक और चीज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो हमारे पास है जी अर्थ का स्ट्रक्चर, जो आज का बेसिकली हमारा लेक्चर जिसपे सारी की सारी गुफ्तगू आज करना मकसूद था।
वो हमारे पास ये अर्थ के बारे में कुछ ऐसे राज़ो न्याज़ की बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट कि एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है। देखिए, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, इस तमाम की तमाम चीज़ों को। अर्थ के मुतालिक बहुत सी रिसर्च हुई। अर्थ ज़मीन का हम जानते हैं कि 30% हिस्सा जो है वो खुश्की पे, 70% वाटर पे उगता है। अर्थ का जो इंटीरियर है हमें उसको समझना है। ये जो डायग्राम हमारे सामने हमें इसको देखना है और वो क्वेश्चन्स देखने हैं जो कि हमारे पास वन पेपर एग्ज़ाम्स में हमें आते रहते हैं जनरल साइंस का सेक्शन में से। आपने अक्सर देखा होगा कोर से, मेंटल से, क्रस्ट से, ये सारे के सारे क्वेश्चन्स जो हम आते रहते हैं। अच्छा जी, अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता? जैसे हमें जो है वो बाज़ औक़ात ज़लज़ले के झटके लगते हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं, वो क्या होती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आज के सेशन में समझना है। अर्थ के हमने जो है वो मैकेनिकली अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं लिथोस्फीयर में, स्टेनोस्फीयर में। मैं कुछ आपके सामने इसको हाइलाइट भी करता चला जाता हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अर्थ के पार्ट को अर्थ को मैकेनिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा लिथोस्फीयर, ये क्या है जी? इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल सिर्फ नोट कर लीजिए। लिथोस्फीयर में, स्टेनोस्फीयर के अंदर और मेसोस्फेरिक हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं लिखा हुआ। मेंटल जो है तीसरा हिस्सा ये है, लिथोस्फीयर है, asthenosफेयर है, इसके अलावा मेसोस्फेरिक मेंटल है हमारे पास और लास्ट में हमारे पास जो है वो आउटर कोर है और इनर कोर है। आपने अभी सिर्फ इन पार्ट्स के नाम जो मैंने हाइलाइट किए हैं, इनको चैट बॉक्स में एक दफ़ा लिखना है सो दैट आई मेक इट श्योर कि आपको भी पता चल गया कि अर्थ के जो पार्ट्स हैं, जो इनर पार्ट्स हैं, उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं लिथोस्फीयर में, asthenosफेयर में, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। इनको जो लिखिए, कोशिश करें कि ज़ुबानी लिखेंगे आप जो है, जैसे ही लिखेंगे उसके बाद हम प्रोसीड फर्दर करते हैं। एक ही मैसेज में लिखिएगा, ये 7-10 मैसेजेस या बाय वर्ड ना लिखिएगा, उससे फिर पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा है। लिथोस्फीयर, asthenosphere, mantle, outer core और inner core। अभी आपके सामने ये पिक्चर में मैंने जो है दिखाए हैं, कहाँ-कहाँ पे हैं, क्या-क्या हैं, बाकी इनके ऊपर हम बात करते हैं। ओके जी, उसामा हैदर ने लिखा लिथो, स्टेनो, मेंटल, आउटर, इनर। ओके। अच्छा, मैंने अभी आपसे गुज़ारिश की थी, इसका मैंने आपको रेडियस बताया था कि अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह है और इसका रेडियस कितना है। कितना रेडियस जो है वो इसका मैंने बताया था कि अर्थ का रेडियस कितना है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, बड़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पिछले पेपरों में आ चुका है हमारे पास। आज हमारा ये जनरल साइंस का जो टॉपिक है 6378 यानी कि 6378 किलोमीटर जो है वो हमारे पास अर्थ का रेडियस है। अच्छा जी, तब हमने समझने की कोशिश की, ये नाम हमने याद कर लिए। चलिए दैट्स ग्रेट। अब समझते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। ये जो क्रस्ट है ढंग से समझ लीजिएगा। हम वंस अगेन हमारा फोकस उन क्वेश्चंस पे रहेगा जो कि टाइम एंड अगेन पेपरों में आ रहे हैं। हम उनको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कोशिश करेंगे कि साथ-साथ चीज़ों को नोट करें। क्रस्ट क्या होता है? बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं कि द आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, वो क्रस्ट कहलाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज क्रस्ट, ये चीज़ें हमें पता है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास वो कॉन्टिनेंट्स भी हैं, वो ओशंस के बेसिस भी हैं, सब के सब जो हैं वो हमारे पास क्रस्ट में आते हैं। क्रस्ट की जो थिकनेस होती है ना, ये आपके सामने लिखी हुई है। इसकी थिकनेस 0 से लेके 100 किलोमीटर तक होती है, ये पहला पॉइंट है जो आप नोट करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इसकी थिकनेस जो है वो 0 से शुरू होती, 100 तक जो है वो जाती है। कहाँ पे जाती है? इसकी जो है वो इन कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? और ओशन के बेसिस के अंदर, जो समंदरों के ओशंस के बेसिस हैं, वहाँ पे ये कितनी थिक होती है? ये 5 से 10 किलोमीटर तक जो है वो थिक होती है। ठीक है जी। सो क्रस्ट जो है वो हमारे पास नॉर्मली 0 से 100 तक जो है वो थिकनेस होती है और ओशन के बेसिस में
ये 5 से 10 किलोमीटर तक ठीक होती है। ये दूसरा पॉइंट मैंने लिखा और आपने इसको जो है वो याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है कि ये जो क्रस्ट है, ये कौन सा ऐसा जो है वो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये मिलके बनी होती है, इसके अंदर ऐसा क्या है? याद रखिएगा, टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है। एल्यूमिनो सिलिकेट जो है वो आपके पास ALUMINOSILICATES, एल्यूमिनो सिलिकेट जो है आपके पास क्रस्ट का मेन इंग्रेडिएंट है। क्रस्ट जो है वो कंपोज होता है, बनता है एल्यूमिनो सिलिकेट से। ये एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें सारी की सारी क्या वो समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं हुआ। क्रस्ट है 0 से 100 तक थिकनेस नॉर्मली है, ओशन के बेसिस में जो है वो ये 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी, ये शेयर है, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हैं, आई थिंक आपके साथ इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। एक सवाल पैदा होता है, जहन में आता है कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका टेम्परेचर कितना होता होगा? सो हमारे पास इसका जो टेम्परेचर होता है, क्या आइडिया है? एनी गेस करें, कोई आइडिया दें कि क्रस्ट के अंदर जो है वो टेम्परेचर कितना होगा? एनी आइडिया, आपका कोई भी गैस हो सकता है, दैट डजंट मीन कि ये जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। क्रस्ट पे जो कि 0 से 100 तक किलोमीटर तक होती है, कहाँ तक जो है वो इसका टेम्परेचर जा सकता है? कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा सकती है? एनी आइडिया अबाउट दैट? ये भी पिरामिड अगेन आ सकता है, 400 सेल्सियस तक जा सकता है, किरण जिशान को लगता है। एक्सलेंट, बारिश के पहले कतरे की तरह आपने उसको शुरू किया, बताया तो सही। आगे जी, हमारे पास ये जो है 400 में कुछ ही ऐड कर लीजिए, 400 और ऐड कर लीजिए, 870 तक इसका टेम्परेचर जो है वो जाता है। तो हमारे पास जो क्रस्ट है इसका टेम्परेचर 870 सेल्सियस तक जाता है, ये आपने कभी नहीं भूलना है। ठीक है जी, यानी यही तो वजह है कि आपको जो है वो रॉक्स मेल्टेड मिलती हैं, लावा निकलता है, वो उसकी वजह यही है। ठीक है, अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर डेफिनेटली आपके पास चट्टानें पाई जाती हैं। जो दूसरा इसके बाद इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यू है, वो ये है कि जी इसके अंदर किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अंदर 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं क्रस्ट के अंदर, ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। पहली आपके पास है जी इग्नियस जो रॉक्स हैं। ठीक है, मैं आपके सामने ये नेम लिख देता हूँ ताकि आप इनको नोट कर लें। IGNEOUS इग्नियस है। दूसरे पे सेडिमेंट्री हैं, इनकी डिटेल्स जरूर देखेंगे आप कि इग्नियस क्या होती हैं, सेडिमेंट्री क्या होती हैं। और तीसरे पे आप देखेंगे मेटामॉर्फिक। ये है जी हमारे पास 3 तरह की चट्टानें। तो अब मुझे जरा बताइएगा, लेट्स सी कि आप कितना याद किया आपने अभी तक। मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास जो अर्थ है, जो क्रस्ट है, उसकी ओशन के अंदर कितनी थिकनेस हो सकती है? ओशन के अंदर उसकी थिकनेस जो है वो कितनी हो सकती है? 5 to 10 किलोमीटर एक्सेंट जो है वो। अब मुझे बताइएगा टेम्परेचर इसका कहाँ तक जा सकता है क्रस्ट का? एक्सेंट एक टर्म है, बड़ी जुबान ज़द-ए-आम है इस जनरल साइंस में और अर्थ के बारे में। एक चीज़ ज़रा गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्रस्ट है और ये मेंटल है। ये क्रस्ट और मेंटल है, इनको गौर से देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, इनके दरमियान, दोनों के दरमियान एक बाउंड्री होती है। ठीक है? एक बाउंड्री होती है। वो अभी आपके सामने विजिबल नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने इसको विजिबल करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी सम सेकंड्स, मुझे स्क्रीन को शिफ्ट करना होगा यहाँ से और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं जी। ये जी, ये आपके पास है जी मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। याद रखिएगा इस टर्म को, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ओके, व्हाट इज स्ट्रेंज?
वे टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जी, मैंने आपके पॉइंट को समझा। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी आपके पास जो है, जो क्रस्ट को और इसके बाद आपके मेंटल को डिवाइड करती है। तो इसी सेकंड पे मैंने दो चीजें कहा कि उनको देख लीजिएगा। जमीन, अब दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपके पास एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपकी अर्थ जो है वो डिवाइड होती है, क्रस्ट और मेंटल जो है वो जो डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में, और उनको जो डिवाइड करने वाली बाउंड्री लाइन है, यानी कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, इनको जो डिवाइड करने वाली बाउंड्री है उसे हम कहते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, जिसकी अभी मैंने यहाँ पे जो है वो डिटेल्स आपके सामने शो की। थोड़ी टफ चीजें हैं, थोड़ी मुश्किल हैं, मैं यहाँ पे रुकूंगा और एक दफा एक छोटी सी रिवीजन एक्टिविटी में से हम गुजरेंगे। मुझे बताइएगा कि जियोलॉजी जो है वो क्या होती है, व्हाट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज जियोलॉजी, जरा मुझे डेफिनेशन दीजिएगा इसकी। वी हैव डिस्कस जियोलॉजी, व्हाट इज जियोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ की स्टडी को कहते हैं, रॉक्स की स्टडी को कहते हैं, और जो इनके दरमियान चेंजेस आती हैं उनको हम जियोलॉजी कहते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने बताया मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है, गाइड कीजिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी। हमारे पास मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो, जिसमें हमने लोअर एटमॉस्फेयर जहाँ पे अर्थ का वेदर प्रोड्यूस होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी स्टडी को हम जो है वो मेट्रोलॉजी कहते हैं। अभी तक जो है मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि क्रस्ट के बारे में, क्या क्रस्ट की थिकनेस के बारे में पता चल गया। पहले तो आपको मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक जो है वो जो चीजें क्लियर हैं कि लिथोस्फीयर हमारे पास, इसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट क्या है। अगर आप थोड़ा सा इसको मजीद जूम इन कर लें, ये लिथोस्फीयर है। हमने हिस्सों के बारे में पढ़ा कि जमीन को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। लिथोस्फीयर हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हमने देखा एस्थेनोस्फीयर आ जाता है, मेंटल, आउटर और इनर आ जाता है, और इसमें अभी हम क्रस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्रस्ट के अंदर कितनी तरह की रॉक्स पाई जाती हैं, कितनी तरह की चट्टानें होती हैं, वो मुझे बताइएगा जरा। 3 तरह की होती है। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी मैंने बताई, इसमें मोहरो जो है वो बेसिकली एक बाउंड्री है। यहाँ पे एक बाउंड्री पाई जाती है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, MOHOROVIC। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, द वर्ड मोहरो, MOHRO का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। ऐसी लाइन जो क्रस्ट को और मेंटल को दोनों को अलग कर देती है वो कहलाती है मोहरोविक। सो डिसकंटिन्यूटी ये दोनों को अलग कर देती है। मैं थोड़ी सी टफ है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी टफनेस होने की वजह से हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्रस्ट के बारे में क्या मैं ये चीजें समझ लूँ कि आपको क्रस्ट क्लियर हो चुका है, या क्रस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो है वो हम क्रस्ट के बाद डिस्कस करेंगे मेंटल को, ठीक है। तो हमारे पास जो चार्ट है इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्रस्ट है, और क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट है, सॉलिड मेंटल है, और क्रस्ट जो है वो इसकी थिकनेस कितनी होती है, 0 से 100 तक होती है, उस में 5 से 10 किलोमीटर। क्लियर जी, जिन जिनको क्लियर है वो क्लियर लिखेंगे चैट बॉक्स में, ताकि हम यहाँ से आगे मूव करें और मेंटल को समझने की कोशिश करें। रुबाब को क्लियर है, एक्सीलेंट। बेसिकली जिनका बैकग्राउंड साइंसेस है उनको तो ये काफी आसान लगेगा, जिनका बैकग्राउंड साइंसेस से नहीं है उनको ये समझ लेना चाहिए कि इन चीजों को, थोड़े से टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आपको बड़े ढंग से, बड़ी तवज्जो से समझना पड़ेगा, और तभी वो आपके लिए हेल्प आउट करेंगे। चलिए जी, आगे हम जो है मेंटल को देखने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट द मेंटल को। याद रखिएगा, क्रस्ट के बाद जो अगली लेयर आती है जमीन के अंदर, वो आपके पास मेंटल है, इसको आपने कभी नहीं भूलना। मेंटल आपके पास जो है वो क्रस्ट के बाद आता है। मेंटल जो है इसके अंदर इसका भी इंग्रेडिएंट एक होता है, लेकिन जरा मुझे बताइएगा कि क्रस्ट का मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया था कि क्रस्ट किससे बना होता है, तो क्रस्ट का इंग्रेडिएंट क्या था, फिर मैं आपको मेंटल का भी बताऊंगा। क्रस्ट का इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था, वो क्या था जरा मुझे बताएंगे। एल्यूमिनियम सिलिकेट, एक्सलेंट, नासिर राय ने लिखा। अब हम मेंटल का समझने की कोशिश करते हैं इंग्रेडिएंट क्या है। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास है
FERRO, यानी कि फेरारी गाड़ी जो थी ना, उसी से फेरो मैग्नीशियम, MAGNESIUM। अच्छा जी, ये हमारे पास फेरो मैग्नीशियम जो है, ये इसका जो है वो इंग्रेडिएंट है मेंटल का, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये इंग्रेडिएंट है, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट जो है वो इसका इंग्रेडिएंट है। इसकी जो लंबाई है, सॉरी गहराई जो है, वो डीप कितना होता है, इसको तो हमने देख लिया, तो ये 100 किलोमीटर तक चलता है। इसकी गहराई काफी ज्यादा होती है। इनफैक्ट इसकी गहराई जो है वो हमारे पास 2900 किलोमीटर तक जाती है। तो 2900 किलोमीटर तक जाती है जी मेंटल की गहराई, कभी ना भूलिएगा। 2900 किलोमीटर, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे आपके सामने, जो है वो 2900 किलोमीटर। दैट्स रियली a long 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 distance. सो सिज्मोलॉजिस्ट जो हैं, जो इसको देखते हैं, सिज्मोलॉजिस्ट को ये लगता है कि इसके अंदर बहुत सी लेयर्स हैं। लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि मेंटल शुरू किस लेयर से होता है? एक लेयर है जहां से मेंटल शुरू होता है, उस लेयर का क्या नाम है? मैंने वो बताया है अभी बेसिकली, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो फर्स्ट लेयर भी है, कि वो लेयर कौन सी होती है जहां से आपके पास मेंटल शुरू होता है। पहली लेयर का नाम क्या है? अगर आपने ढंग से इसको सुना हो तो आपको पता चलेगा। नहीं, स्टेनोस्फेयर नहीं। ओह यस नासिरा, एक्सीलेंट। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी जो है, मोहरोविक यही तो वो बॉर्डर है जो डिवाइड करता है क्रस्ट और मेंटल को। तो जिसके बारे में यहाँ पे मैंने अभी आपसे बात की। तो जी यहाँ पे जो मैंने बात की, वो मोहरोविक जो है वो इसकी पहली लेयर है। देखिएगा, अब हमने मेंटल इतना गहरा है कि 2900 किलोमीटर तक जा रहा है। तो अब मुमकिन है कि हमेशा जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दें समझने के लिए। अब हमने मेंटल को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। पहले का नाम हमने लिखा अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल जो है वो, इसे आप जो है यूपीएम भी कह सकते हैं। तो हमने मेंटल को इसकी गहराई की वजह से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, अपर मेंटल या यूपीएम। अब यूपीएम क्या होता है, अपर मेंटल क्या होता है? अपर मेंटल हमारे पास वो है जिसके अंदर जो है वो फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट तो होता ही होता है, साथ में आयरन भी होता है, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास अपर में मेंटल है, उसमें आयरन होता है और प्लस फेरोमैग्नीशियम होता है। ये बात समझ में आ गई कि मेंटल को उसकी गहराई की वजह से दो हिस्सों में तकसीम किया, और पहले को हमने अपर मेंटल और दूसरे को लोअर मेंटल कह लिया। अपर मेंटल जो है उसके अंदर आयरन होता है और उसके बाद फेरोमैग्नीशियम होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और अपर मेंटल के अंदर ही एक जोन होता है, उस जोन को हम कहते हैं जी एस्थेनोस्फेयर। ये जो जोन है ना आपके सामने अपर मेंटल, ये एस्थेनोस्फेयर जो है ये अपर मेंटल के अंदर है, ठीक है। ये जोन एस्थेनोस्फेयर का क्या मतलब है? वीकनेस। अपर मेंटल का वो हिस्सा जो बहुत मजबूत नहीं होता है, बड़ा वीक सा होता है, उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। यहां तक मैं दोबारा रुकूंगा, मैं दोबारा बताऊंगा कि अपर मेंटल जो है वो हमारे पास मेंटल का वो हिस्सा होता है जो कि मेंटल को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। 2900 किलोमीटर इसकी टोटल जो है वो डेप्थ होती है। पहले हिस्से को अपर मेंटल कहते हैं, इसमें आयरन पाया जाता है और फेरोमैग्नीशियम होता है। और इसका जो वीकेस्ट पार्ट होता है उसे हम अस्टेनोस्फेयर कहते हैं। ये जो हमारे पास मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है उसके करीब करीब है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये जहां तक मैंने बताया क्लियर हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, मैं काफी रुक रुक के बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर लो, समझ में आ जाए आपको जो है वो पॉइंट्स मुश्किल हैं, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है हमारे पास जो है। तो मेंटल जो है वो क्रस्ट के बाद अगली लेयर है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फेरोमैग्नीशियम है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। हमने आसानी के लिए जो हमारे पास जितने भी फिजियोलॉजिस्ट हैं, सिस्मोग्राफर हैं, जो जमीन की गहराई को डील करते हैं, दो हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया। और इसकी जो है वो हम तकरीबन 400 किलोमीटर की जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपर मेंटल। 400 किलोमीटर तक की लेंथ को अपर मेंटल कहा जाता है। अच्छा जी, 400 से अब आगे तक जो है
अब हमारे पास 400 से ऑनवर्ड जो है, जो जोन होता है, जो एरिया होता है मेंटल का, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। 0 से 400 तक हमारे पास अपर मेंटल आ गया, 400 से 670 तक ट्रांजिशन जोन। ये नोट कर लीजिएगा, ये अभी हम मेंटल की बात कर रहे हैं। इट इज अ लेयर, इट इज अ लेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेंटल। स्टेनोस्फेयर जो है वो ये मेंटल का बालाई हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है। ये वीक हिस्सा होता है, कमजोर होता है, जल्दी टूट जाता है, आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, स्टेनोस्फेयर इसकी वो लेयर है। तो इसका 400 वाला एरिया ना उससे ऊपर तक है। तो जी 400 तक जो है हमने ये देखा अपर मेंटल है। अब 400 से 670 तक वाले जोन को हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। 400 से 670 तक वाले जोन को क्या कहते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को पता चल गया। 0 से 400 तक कहलाता है जी अपर जोन, और 400 से 670 तक क्या कहलाता है जी, ट्रांजिशन जोन। ओके जी, ट्रांजिशन जोन का भी हमें पता चल गया। ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या होता है, वो जो जितने मिनरल्स होते हैं ना, ये सोना चांदी वगैरह वगैरह वगैरह, या कोई भी और गैसेस हैं वगैरह वगैरह, जो अपर मेंटल को बनाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन फेज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे वो मिनरल की ट्रांजिशन होती रहती है। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर तब्दील होता है, उनका फॉर्म तब्दील होती है, उनकी एटॉमिक अरेंजमेंट तब्दील होती रहती है। ठीक है, अब मैं दोबारा से 0 से 400 तक जो लेयर है ये कहलाएगी अपर मेंटल, 400 से 670 तक जो है वो कहलाएगी ट्रांजिशन जोन, और ट्रांजिशन के बाद जो है वो 670 से लेके जितना भी नीचे चले जाएंगे वो कहलाएगा लोअर मेंटल। ठीक है, लोअर मेंटल कहलाते हैं। लोअर मेंटल के अंदर जो है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम होता है, सिलिकॉन होता है, आयरन होता है, और यहाँ पे हमारे पास चेंजेस नहीं होती हैं, ये डेंसर पार्ट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो कहीं यहीं पे अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि हम मेक इट श्योर करें, जैसे हमने क्रस्ट को समझा था कि आपको मेंटल भी समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि मेंटल के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। मेंटल जो है हमारे पास, जो क्रस्ट के बाहर बाद आता है, ये किस किस्म के जो हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं उनसे मिलके बनता है। वो कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताया, फेरो मैग्नीशियम से मिलके बनता है। टोटल मेंटल की गहराई कितनी है, कितना डीप है ये मेंटल, टोटल सारे का सारा 2900 किलोमीटर ये डीप है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मेंटल को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने हिस्सों में मेंटल को हमने डिवाइड किया। नहीं, दो गलत आंसर है, तीन में हमने इसको डिवाइड किया। एक्सीलेंट। तीनों हिस्सों का नाम क्या क्या है, मेंटल के तीनों हिस्सों का नाम क्या है। पहले का, दूसरे का और थर्ड का नाम लिखिएगा। हाँ, यूपीएम है जी, अपर मेंटल है, ट्रांजिशन है, और लोअर मेंटल है। अपर मेंटल की गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है, अपर मेंटल की गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 400 किलोमीटर तक। ट्रांजिशन की गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है, ट्रांजिशन की गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है, 4। अच्छा इसको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, ट्रांजिशन इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशन फेजेस चलते हैं, और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स तब्दील होते हैं एलिमेंट्स के, उनके जो है वो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं मिनरल्स में। अच्छा जी, लोअर जो मेंटल है उसकी गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है, 670 से 2900 तक। तो जी क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि अभी तक हमें जो है वो क्रस्ट की समझ आ गई है और मेंटल की समझ आ चुकी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन और फिर हम आगे चलेंगे। मुझे बताइएगा कि क्रस्ट के अंदर कितनी किस्म की जो है वो रॉक्स पाई जाती हैं, क्रस्ट के अंदर जो है वो 3 तरह की। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट जो है वो सेक्शन है, जो कि हमारे पास है आउटर और इनर लेयर जो है वो। क्या होता है जी आउटर लेयर, क्या होता है जी इनर लेयर, ये लास्ट लेयर है हमारे पास। अच्छा जी, जो आउटर लेयर है इसका कलर जो है वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। ये क्या वजह होगी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, बता सकते हैं, व्हाट डू यू फील।
इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये है, आउटर लेयर आपके पास लिक्विड लेयर है, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। आउटर लेयर लिक्विड लेयर है, ये कहीं नहीं भूलेंगे, ये याद रहेगा। आउटर लेयर आपके पास जो है वो लिक्विड लेयर है, और जो इनर लेयर है वो कौन सी है जी? वो है हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अख्तर लावा, सीरत। अच्छा, ओके जी। आउटर लेयर जो है वो लिक्विड है, और इनर लेयर जो है वो सॉलिड है, ये आपने याद रखना है। क्रस्ट, मेंटल, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर है वो लिक्विड है, और जो इनर है वो सॉलिड है, ये आपने याद रखना है। आउटर लेयर जो है, इसकी जो है कितनी थिकनेस होती है, इसकी जो थिकनेस कितनी होती है, और बाकी डिटेल्स क्या है हमारे पास जो है वो, आउटर कोर जो है वो याद रखिएगा 2300 किलोमीटर थिक होता है। ठीक है, आउटर जो है वो 2300 किलोमीटर थिक होता है, और इनर जो है वो आपके पास 1200 किलोमीटर थिक होता है। ठीक है, हमने थिकनेस की बात की है। ठीक है, थिकनेस की बात की है। और हमारे पास जो है आउटर लेयर जो है, ये आउटर कोर जो है वो हमारे पास, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो निकल आयरन है। निकल और आयरन जो है वो मिलके आउटर कोर को बनाते हैं। तो आप अगर चाहें कि आपने कोई निकल या आयरन निकालना है, तो आप अपने घर में आज इस लेक्चर के बाद जो है वो आउटर कोर तक पहुंच सकते हैं, और निकल और आयरन जो है और बाकी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारे पास प्रेशर होता है ना अर्थ का, जितना भी एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है, जब जहाँ पे टेम्परेचर तब्दील होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो कहीं यहीं पे इनर कोर और आउटर कोर में होते हैं। यहाँ पे जो चीजें याद रखने वाली हैं वो आपने याद रखना है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड होता है, और हमारे पास जो इनर कोर है वो हमारे पास सॉलिड होता है। तो हमारे पास आउटर कोर के जो हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो निकल प्लस आयरन होते हैं। जो इनर है उसका हमारे पास क्या होता है जी, उसमें सिर्फ आयरन पाया जाता है, या सिलिकॉन जो है वो हमारे पास होता है। तो यहाँ पे निकल और आयरन, और यहाँ पे जो है वो आयरन प्लस सिलिकॉन जो है वो होता है। सो ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी डिटेल्स हैं। अब हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, और दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम चीजों को जिनको हमने डिस्कस किया, कि हम कहाँ तक समझे, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे।